दर्शकों नमस्कार। स्वस्थ जीवन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जिंदगी में समय हमें बहुत कुछ सिखाता है और कोरोना जैसी महामारी ने तमाम जनता को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर दिया है। लेकिन हम जागरूक तो रहते हैं, बहुत सी बीमारियां ऐसी भी होती हैं जिनके लक्षण एकदम से हमारे सामने नहीं आते हैं और वो जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाती हैं। आज स्वस्थ जीवन कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं पक्षाघात, उसके लक्षण, कारण और बचाव के बारे में। और इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर सुधीर शर्मा, जो कि प्रोफेसर एंड हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी में। तो सर, कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करना चाहेंगे और अपने तमाम दर्शकों को बता दें, यह है लाइव फोन इन कार्यक्रम। अगर पक्षाघात से संबंधित आपका कोई भी सवाल है, कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं। फ़ोन नंबर्स नोट कर लीजिए, 28000177। दूसरा फ़ोन नंबर है 28000178। एसटीडी कोड रहेगा 0177। तो इससे पहले कि हमारे तमाम दर्शक आपसे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें, हमारा ये सवाल रहेगा, जैसे पक्षाघात का नाम सुनते हैं, पहले तो कई लोगों को क्लियर नहीं होता कि पक्षाघात है क्या। तो ये जानना चाहेंगे और ये कितना गंभीर है, कितने सीरियसली लेना चाहिए लोगों को अगर पक्षाघात होता है। जो पक्षाघात है वो असल में एक लक्षण है जी। इसका जो मूल कारण है पक्षाघात का, वो हमारे जो मस्तिष्क है जी। मस्तिष्क की जो कोशिकाएं हैं, जब उनको किसी वजह से खून का जो बहाव है वो रुक जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, तो वो जो कोशिकाएं हैं अपना कार्य नहीं कर पाती हैं और उसकी वजह से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं जी। तो इसकी वजह से जो भी लक्षण शरीर में उत्पन्न हो उन्हें हम स्ट्रोक कह सकते हैं। जी। सामान्य जनता में तो पक्षाघात बस एक तरफ का पैरालिसिस या एक अधरंग जिसे हम कहते हैं वैसा ही माना जाता है, परंतु ऐसा नहीं है। जी। स्ट्रोक के लक्षण बहुत सारे हैं और ये इस बात पे निर्भर करते हैं कि मस्तिष्क के किस हिस्से में खून का प्रवाह जो है वो रुक गया है। जैसे यदि यह मस्तिष्क के उस हिस्से में रुका है जहाँ से हम देखते हैं या हमारी विजुअल परसेप्शन है, तो व्यक्ति को देखने में समस्या आएगी। जी। यदि वो उस हिस्से में जहाँ से हम संवेदनाएं महसूस करते हैं तो व्यक्ति को सुनपन, नमनेस होगी। यदि वो उस जगह है जहाँ पर हम क्रिया या पावर कंट्रोल होती है वो, तो फिर वहाँ से हमें कमजोरी या वीकनेस होगी। उसी प्रकार संतुलन की समस्या आ सकती है, बोलने में या समझने में समस्या आ सकती है। तो इस प्रकार से जो पक्षाघात है इसके अनेक प्रकार के लक्षण हो सकते हैं, परंतु इसका मूल कारण यही है कि मस्तिष्क को किसी कारण से खून का बहाव रुक गया है। जी। तो जो हमारी मस्तिष्क की कोशिकाएं हैं उनके बारे में खास बात यह है कि वे ऊर्जा को संचय नहीं कर सकती, एनर्जी की स्टोरेज नहीं है वहाँ पर। जिस प्रकार से लीवर है या मसल्स हैं, वो कुछ समय तक खून का बहाव या उनकी तरफ ग्लूकोज आना कम भी हो जाए तो उसके बिना भी कार्य कर सकते हैं। परंतु जो मस्तिष्क की कोशिका हैं उन्हें निरंतर ऑक्सीजन और ग्लूकोज, दो चीज़ें मिलती रहनी चाहिए। जी। तो जैसे ही ये दो चीज़ें मिलनी बंद हो जाती हैं, मस्तिष्क की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होना शुरू हो जाती हैं। जी। और उसकी वजह से जो लक्षण उत्पन्न होते हैं उन्हें हम स्ट्रोक कहते हैं। अच्छा, तो पक्षाघात आप थोड़ा आपने हिंट दिया। मुझे लगता है कि कई प्रकार का है पक्षाघात, तो कितने प्रकार का है और कैसे पहचानें इस पक्षाघात को? यदि हम कारण के हिसाब से देखें तो पक्षाघात को हम दो तरह से विभाजित कर सकते हैं। जी। एक तो कि मस्तिष्क का प्रवाह रुक गया क्योंकि जो हमारी धमनियां या आर्टरीज हैं उनमें कोई खून का थक्का जम गया, एक क्लॉट जम गया, जिसकी वजह से खून आगे जाना बंद हो गया। जी। तो इस वजह से जो स्ट्रोक होता है उसे हम इश्केमिक स्ट्रोक बोलते हैं। जी। और यदि खून की धमनियां फट जाएं, आर्टरीज बर्स्ट हो जाएं, तो खून जो है वो फैल जाता है मस्तिष्क के टिश्यू में और वो आगे सेल्स को नहीं मिलता है, तो उसकी वजह से जो स्ट्रोक होता है उसे हम हेमरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं। तो मूलतः दो प्रकार का स्ट्रोक हो गया, इश्केमिक स्ट्रोक और हेमरेजिक स्ट्रोक। और अधिकतर जो स्ट्रोक पाए जाते हैं लगभग 80 से 85% वो इश्केमिक स्ट्रोक होते हैं हमारे भारतवर्ष में, विशेषकर हमारे उत्तर भारत में, मध्य भारत में। और 15 से 20% जो स्ट्रोक हैं वो हेमरेजिक स्ट्रोक होते हैं। जी। तो ज़्यादा खतरनाक स्वास्थ्य के लिए कौन सा स्ट्रोक रहता है, हेमरेज वाला या दूसरा? जो स्ट्रोक हैं दोनों ही प्रकार के खतरनाक हैं और दोनों के लक्षण भी लगभग एक ही प्रकार के होते हैं। लक्षणों के माध्यम से यह बताना, बिल्कुल पूरे निश्चित तौर से बताना कि ये ब्लॉकेज से हुआ है या हेमरेज से हुआ है, ये संभव नहीं है। तो स्ट्रोक जो है वो कितना गंभीर है ये इस बात पर निर्भर करता है कि मस्तिष्क का कितना बड़ा हिस्सा जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया है। दोनों ही प्रकार के स्ट्रोक, हेमरेजिक और इश्केमिक,
बहुत हानि कर सकते हैं। जी, तो लक्षण कैसे पहचानें? क्योंकि दोनों के लक्षण, आपने 2 प्रकार के स्ट्रोक बताए, दोनों के लक्षण अलग-अलग रहते हैं या एक जैसे ही रहते हैं? देखिए, लक्षण दोनों के लगभग एक से ही रह सकते हैं। जी। हेमरेजिक स्ट्रोक में जो लक्षण ज़्यादा पाया जाता है वो है सिर दर्द, अचानक से तेज सिर दर्द होना। जी। उसके अलावा कमजोरी, सुनपन, वो सब हेमरेजिक स्ट्रोक में भी हो सकता है, इश्चमिक स्ट्रोक में भी हो सकता है। जी। पर स्ट्रोक के लक्षणों की जो खास बात है वो ये है कि स्ट्रोक स्ट्राइक्स लाइक अ लाइटनिंग। उसके जो लक्षण हैं वो अकस्मात, अचानक से उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार से नहीं होता कि 2-3 दिन से पहले हाथ सुन्न हो रहा था, फिर चेहरा सुन्न होने लगा, फिर टांगों में दिक्कत आई। जो उसके लक्षण हैं अधिकतर वो क्षण भर में, एक क्षण पहले ही व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ था और दूसरे ही क्षण उसका मुंह लटक गया, या उसे बोलने में समस्या आने लगी, या उसका हाथ या पैर उठना बंद हो गया। ये जो भी लक्षण है, तो मतलब स्ट्रोक के लक्षण जो हैं वो तुरंत आते हैं, अचानक से आता है, अचानक से चक्कर आना। तो एक तरीका ये पहचानने का कि क्या ये लक्षण स्ट्रोक हो सकता है, नहीं, ये भी है कि यदि कोई लक्षण अचानक से आया है तो वो स्ट्रोक हो सकता है। तो सजग रहना पड़ेगा। सजग। और यदि हम आम जनता के तौर पे देखें कि हम कैसे पहचाने हमें स्ट्रोक है या नहीं, तो वैसे तो स्ट्रोक के लक्षण बहुत सारे हैं, परंतु जो 3-4 लक्षण हैं, लगभग 75% जो रोगी हैं वो उन्हीं लक्षणों से हमारे पास आते हैं। जी। तो इसका एक सूत्र भी है, या निमोनिक, जिसे हम अंग्रेजी में फास्ट बोलते हैं। जी। F फॉर फेस, अचानक से मुंह का टेढ़ा हो जाना। A फॉर आर्म, जैसे हाथ में अचानक से कमजोरी आ जाना या टांग में भी कमजोरी आ जाना। S फॉर स्पीच, बोलने में या समझने में अचानक से कठिनाई आना। एंड T इज फॉर टाइम, कि ये ऐसा कोई भी लक्षण तुरंत से आपके किसी रिश्तेदार में या आपको आए तो समय को व्यर्थ ना गवाएं, तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाएं। तो ये फास्ट निमोनिक, यदि हम जनता में इसका प्रचार कर सके, जनता में ये पता रहे कि फास्ट निमोनिक, F फॉर फेस, A फॉर आर्म, S फॉर स्पीच एंड T फॉर टाइम, तो 75% रोगी जो हैं वो सही समय पर हॉस्पिटल आ सकते हैं। जी। बहुत सी भ्रांतियां रहती हैं, लोग एकदम से हॉस्पिटल नहीं जाते हैं और वो वैद्य हकीम या अपने और तरीकों को अपनाते हैं कि शायद हम इस तरह से ज़्यादा जल्दी ठीक हो जाएं। कितने समय के अंदर रोगी को अस्पताल पहुंचाना या नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाना ज़रूरी होता है, कितना फ़ायदेमंद रहता है अगर किसी व्यक्ति को लकवा मार गया है या पक्षाघात हुआ है? जैसा मैंने फास्ट निमोनिक या सूत्र में भी बताया कि T शब्द क्यों जुड़ा गया, टाइम। तो स्ट्रोक के जो इलाज में सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये समय पे बहुत अधिक निर्भर है। जो हमारे मस्तिष्क की कोशिकाएं हैं वो थोड़ी, जैसे उनमें ऊर्जा का संचय नहीं है, जैसे ही खून का बहाव रुका वो क्षतिग्रस्त होने लग गई और कुछ देर बाद वो मर जाती हैं। जी। तो उसके बाद हम खून का बहाव यदि सुचारू कर भी दें तो भी वो पुनर्जीवित नहीं हो सकते। तो अब जबकि हमारे पास स्ट्रोक की जो इलाज हैं वो उपलब्ध हैं, इस प्रकार के इंजेक्शन उपलब्ध हैं जिनके द्वारा उस क्लॉट को, उस तक्के को पिघलाया जा सकता है। ऐसे प्रोसीजर्स हमारे पास अवेलेबल हैं जिससे हम उनके धमनियों में जाकर वो क्लॉट को निकाल सकते हैं, जिसे हम थ्रोम्बेक्टमी बोलते हैं। ये सब इलाज अब उपलब्ध हैं, परंतु ये सब कारगर हैं सिर्फ शुरू के कुछ घंटों में ही। जी। तो यदि व्यक्ति हमारे पास देर से पहुंचता है, और जिसका अधिकतर कारण इस प्रकार की, जैसे आपने भ्रांतियां बताई, यही हैं कि ये कोई दैवी प्रकोप हो सकता है, या फिर कोई नीम हकीम जो है इसकी ऐसी विशेष दवाई देता है जिससे आप ठीक हो जाते हो, तो उससे वो समय जो है वो निकल जाता है। और फिर जब व्यक्ति हमारे पास पहुंचता है तो फिर ऐसा कोई तुरंत ठीक करने वाला उपचार संभव नहीं होता, फिर तो उसमें समय लगता है। तो इसलिए स्ट्रोक के किसी को भी लक्षण हो तो समय व्यर्थ ना करें, फास्ट निमोनिक याद रखें और तुरंत निकटतम स्वास्थ्य केंद्र, और स्वास्थ्य केंद्र भी वो जहां पर सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध है, क्योंकि बिना सीटी स्कैन के हम ये पता नहीं कर सकते कि जो पक्षाघात है वो ब्लॉकेज की वजह से है या हेमरेज की वजह से। और व्यक्ति के इलाज के लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ब्लॉकेज में हमें खून पतला करने वाली दवाई देनी है, हेमरेज में हमें आगे होने वाली हेमरेज को रोकना है। तो अगर उसमें हमने खून पतला करने वाली दवाई दे दी तो नुकसान हो सकता है फायदे की बजाय। जी। तो सिटी स्कैन जहां है ऐसे अस्पताल में जाएं जब भी आप किसी को लगे कि उसे स्ट्रोक के लक्षण हो सकते हैं। तो मुख्य तौर पे यही टेस्ट किया जाता है, सिटी स्कैन, अगर किसी को स्ट्रोक होता है। सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट यही है। जी। और अगर कोई समय से पहुंच जाता है डॉक्टर के पास तो कितने समय में प्रभावित व्यक्ति ठीक हो जाता है? अब ये इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति का जो स्ट्रोक है वो कितना बड़ा था
और वो कितनी जल्दी अस्पताल पहुंचा और जो इलाज है वो कितना कारगर सिद्ध हुआ जी। तो अगर हम वैसे देखें तो ऐसा माना जाता है कि जो स्ट्रोक के मरीज़ हैं उनमें से 1/3 मरीज़ 6 महीने से ज़्यादा जीवित नहीं रहते जी। और 1/3 मरीज़ उम्र भर के लिए अपंग हो जाते हैं। सिर्फ 1/3 मरीज़ ही हैं जो पक्षाघात के अटैक के बाद पूर्णतया अपने दैनिक कार्यों में स्वतंत्र रहेंगे। तो इसलिए जो ये स्ट्रोक है, ये पक्षाघात है, ये कोई हम इसे मामूली बीमारी समझ के नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके परिणाम बहुत गंभीर हैं। 1/3 लोग तो 6 महीने से अधिक जीवित ही नहीं रहे और 1/3 जो जीवित रहे उनकी हालत और भी खराब है, क्योंकि वो पूर्णतया निर्भर हैं खाने के लिए, पीने के लिए। कोई उनमें बोल नहीं पाते हैं, कोई चल नहीं पाते हैं। तो इसलिए सबसे ज़रूरी इसमें बचाव ही है जी। और यदि किसी को इसके लक्षण हो जाएं तो यदि जल्दी से जल्दी निकटतम अस्पताल पहुंच जाए तो फिर उसको नुकसान को कम किया जा सकता है जी। अगर हम देखें कि पक्षाघात किसी को हुआ है और वो ठीक हो गया है और दोबारा यदि उसको पक्षाघात होता है तो कितना ज़्यादा रिस्क रहता है उसकी ज़िंदगी को? देखिए, जिसको एक बार पक्षाघात हो गया, ऐसा माना जाता है कि उसे 5 गुना अधिक संभावना है पुनः पक्षाघात होने की बजाय कि ऐसे व्यक्ति से जिसको कभी पक्षाघात नहीं हुआ है। तो वो एक तरह से एक चेतावनी है कि भाई एक बार हो गया पक्षाघात, अब आगे के लिए अपना जीवन सुधार लो, नहीं तो दोबारा फिर दिक्कत हो सकती है। तो वो तो उसके बाद भी यदि व्यक्ति अपनी आदतें, धूम्रपान इत्यादि नहीं छोड़ते हैं तो फिर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना है, यही हम इसे कह सकते हैं। तो जिसको एक बार पक्षाघात हो गया उसे तो आजीवन ध्यान रखना पड़ेगा, दवाइयाँ खानी पड़ेंगी और जो विभिन्न इसके कारण हैं उन कारणों को, उन रिस्क फैक्टर्स को भी कम करना पड़ेगा। तो कारण क्या है, थोड़ा विस्तार से बताइए ताकि लोग थोड़ा सा जागरूक हो जाएं और जो कारण हैं उनसे थोड़ा बचने की कोशिश करें कि अगर हम ये चीज़ें अपनाएंगे तो शायद हमारे साथ भी ये हो सकता है। जो पक्षाघात है उसके जो रिस्क फैक्टर्स है, जो उसकी संभावना को बढ़ाते हैं, उन्हें हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक जिन्हें हम बदल सकते हैं, मॉडिफाइबल, एक जिन्हें हम नहीं बदल सकते, नॉन मॉडिफाइबल। नॉन मॉडिफाइबल जैसे आयु का अधिक होना, जैसे जैसे आयु बढ़ती है पक्षाघात होने की संभावना बढ़ती है। यदि किसी के परिवार में किसी को पक्षाघात हुआ है तो उसे भी होने की संभावना बढ़ती है, ये भी तो नॉन मॉडिफाइबल है। जो अनुवांशिक कई कारण हैं उन्हें हम बदल नहीं सकते, ये नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं जी। परंतु अधिक महत्वपूर्ण है मॉडिफाइबल फैक्टर्स। तो उसमें मैं सबसे पहले कहूँगा ब्लड प्रेशर, रक्तचाप। उच्च रक्तचाप जो है एक बहुत ही आसानी से जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं, एक ऐसा कारण है जिससे हम अपने स्ट्रोक होने की संभावना कम कर सकते हैं जी। ऐसा माना जाता है कि यदि हम अपने केवल एक उच्च रक्तचाप को ही यदि हम नियंत्रित कर लें तो हमारी पक्षाघात होने की संभावना 40% कम हो जाती है जी। अपनी बातचीत जारी रखेंगे डॉक्टर सुधीर, और अभी एक और दर्शक हमारे साथ हैं, करते हैं उनसे बात, उनका परिचय जानते हैं। हेलो 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 जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना परिचय दें। जी, मैं राजीव कुमार बोल रहा हूँ शिमला से। राजन जी, पूछिए अपना सवाल। राजीव बोल रहा हूँ जी, राजीव जी पूछिए अपना सवाल। जी, अभी डॉक्टर साहब इस्कीमिक स्ट्रोक के बारे में बात कर रहे थे जी। तो मेरा सवाल ये है कि जैसे किसी को अगर अर्ली एज में 30 तक की एज में अगर पहली बार किसी को इस्कीमिक स्ट्रोक होता है और तो उसको क्या हमें एक इमरजेंसी के रूप में देखना चाहिए या फिर बाद में वो एक बड़े स्ट्रोक में कन्वर्ट हो सकता है? और अगर जैसे गांव में हमारे पास एकदम से किसी को हॉस्पिटलाइज करने के लिए टाइम नहीं होता है तो एकदम से अगर हमें उसको कोई उपचार देना है तो हम क्या उसको उपचार दे सकते हैं? इसके ऊपर थोड़ा सा हम राजीव जी, आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जो बात मैं पहले बताना भूल गया था वो ये कि सबसे पहली बात तो ये है कि जो पक्षाघात है ये कोई अधिक आयु में ही होने वाली बीमारी नहीं है। 15 से 20% जो पक्षाघात के रोगी हैं वो 40 वर्ष से कम के होते हैं। तो ये जो रोग है ये किसी भी आयु में हो सकता है, कोई भी आयु वर्ग इससे अछूता नहीं है। और यदि किसी को ये रोग हो जाए तो आप ये सोचें कि घर में हम कुछ उपचार कर लेंगे या कोई ऐसी दवाई दे देंगे जिससे घर में, तो ऐसा संभव नहीं है। अगर आप वैज्ञानिक रूप से उपचार कराना चाहते हैं तो आपको निकटतम अस्पताल जहां पर सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध है वहां जाना ही पड़ेगा, अन्यथा वो तीर और तुक्के का ही इलाज है कि हो सकता है ये हो सकता है वो हो। और ऐसा नहीं है कि अब ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं है।
हमारे हिमाचल प्रदेश में HP टेलीस्ट्रोक नाम से एक प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसके अंतर्गत IGMC शिमला और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा के अलावा 17 ऐसे हॉस्पिटल हैं, लगभग सभी जिलों में वो हॉस्पिटल हैं जहां CT स्कैन की सुविधा उपलब्ध है और इसकी दवाई भी उपलब्ध है, और वहां के चिकित्सकों को पक्षाघात के इलाज के लिए ट्रेनिंग भी दी गई है। तो मैं यही सुझाव दूंगा कि यदि किसी को लगता है कि उसे या उसके किसी संबंधी को, परिचित को पक्षाघात के लक्षण हो रहे हैं, तो घर में बिल्कुल समय व्यर्थ न करें, पूरा कोशिश करें कि निकटतम, अब तो 108 जो एम्बुलेंस सुविधा है वो पूरे हिमाचल प्रदेश में निःशुल्क उपलब्ध है। तो अब ऐसा भी नहीं बोल सकते कि गाड़ी नहीं है, तो तुरंत प्रयास यही होना चाहिए कि निकटतम उस स्वास्थ्य केंद्र में जाएं ताकि हम पक्षाघात से होने वाले नुकसान से बच सकें। जी, राजीव जी को उनके सवाल का जवाब मिल गया, और आपने जैसा कि प्रोजेक्ट बताया कि एक प्रोजेक्ट चल रहा है हिमाचल में, अगर थोड़ा और इसके बारे में विस्तार से जानकारी दे दें और कुछ नंबर्स ऐसे उपलब्ध करवा दें हमारे दर्शकों को जिस पर वो जानकारी ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। जो जैसे मैंने बताया, जो पक्षाघात का जो उपचार है वो समय से बड़ा बाधित है, एक समय सीमा है जिसके भीतर ही ये कार्य हो सकता है। तो अब जैसे कोई व्यक्ति को किन्नौर में, कुल्लू में, चंबा में पक्षाघात होता है, जैसे अभी राजीव जी ने भी प्रश्न किया, तो वो IGMC कैसे पहुंचे, शिमला कैसे पहुंचे, समय संभव ही नहीं है। बिल्कुल। तो मतलब हम एक प्रयास करें कि IGMC हम सारी सुविधाएं दें, फिर भी पक्षाघात का इलाज संभव नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये प्रोजेक्ट चालू किया गया कि इलाज को ही गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचाया जाए, क्योंकि व्यक्ति तो अस्पताल पहुंचने में उतने समय में अधिकतर व्यक्ति सक्षम नहीं होंगे। तो इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमारे 17 ऐसे चिकित्सालय हैं जहां पर CT स्कैन की सुविधा भी उपलब्ध है, और जो इसका जो ये इलाज है मुख्यतः ये ब्लॉकेज वाले स्ट्रोक के लिए, इस्चेमिक स्ट्रोक के लिए ही है, क्योंकि हेमरेजिक स्ट्रोक में ऐसी तुरंत ठीक करने वाली कोई दवाई नहीं है, पर ब्लॉकेज या जो खून के थक्का जमने से स्ट्रोक होता है उसमें उसको पिघलाने वाली दवाई उपलब्ध है। तो मूलतः ब्लॉकेज वाले, और अधिकतर स्ट्रोक होते ही ब्लॉकेज वाले हैं, तो इसकी दवाई भी निःशुल्क उपलब्ध है और सभी के लिए उपलब्ध है। नेशनल हेल्थ मिशन के सौजन्य से ये दवाई सभी, और अगर हम मार्केट में देखें तो इसका जो मूल्य है वो 50-60 हज़ार वजन के हिसाब से इतना पड़ता है, पर ये निःशुल्क उपलब्ध है। तो CT स्कैन की सुविधा भी उपलब्ध है, डॉक्टर भी उपलब्ध हैं और दवाई भी उपलब्ध है। जो उपलब्ध नहीं है वो है जागरूकता। जी हाँ, लोगों को पता ही नहीं है लक्षण क्या है, पता है तो फिर उनको ये नहीं पता कि कहाँ जाना है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा यही एक प्रयास है कि इस बारे में जागरूकता बढ़े कि ये एक बीमारी है, इसका इलाज संभव है और इससे हम बच सकते हैं। तो 17 ऐसे सेंटर हैं और 2014 से प्रोजेक्ट चल रहा है। 400 से अधिक व्यक्तियों को इस प्रोजेक्ट के अंदर हम इस इंजेक्शन के, इस दवाई के द्वारा उपचार दे चुके हैं जी। और मुख्य समस्या अभी तक जागरूकता की कमी है। एक हमने HP टेलीस्ट्रोक नाम से एप्लीकेशन भी डेवलप की है जो अभी एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है और ये प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। HP टेलीस्ट्रोक, इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप अपना निकटतम वो चिकित्सालय जो है लोकेट कर सकते हैं जी, जहाँ पे ये ट्रीटमेंट उपलब्ध है। ये आपके फ़ोन के GPS से ही आपको निकटतम कौन सा हॉस्पिटल है और वहाँ को नेविगेशन, गूगल नेविगेशन से रास्ता भी बता देगा जी। तो इस ऐप का भी सहारा लिया जा सकता है जो उपलब्ध है। इसका HP टेलीस्ट्रोक नाम है, इसे डाउनलोड किया जा सकता है जी। बहुत अच्छी पहल है ये स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। और एक और चीज़, जैसे आपने बताया कि अगर स्ट्रोक होता है जिसमें आपकी जो धमनियां हैं, जो कोशिकाएं हैं, वो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, तो उसका इलाज क्या संभव नहीं है? अगर वो नज़दीकी अपने स्वास्थ्य केंद्रों में जाते हैं, किस तरह से करेंगे? देखिए, जैसा मैंने पहले बताया कि स्ट्रोक, किसी को व्यक्ति को जो स्ट्रोक के लक्षण है, हमें पहले ये पता करना है कि ये ब्लॉकेज है। हाँ, CT स्कैन के बाद यदि पता चल जाता है कि हेमरेज हुई है तो फिर ऑपरेशन होगा या क्या होगा? अब ये इस बात पे निर्भर करता है कि हेमरेज किस जगह पे है, कितनी बड़ी है। तो कई बार इसके लिए हमें शल्य चिकित्सा का भी सहायता लेना पड़ती है। और अधिकतर मरीजों में ब्लड प्रेशर कम करने से और दिमाग का जो प्रेशर बढ़ जाता है उसको कम करने वाली दवाइयाँ दे के ही अधिकतर लोग बच जाते हैं, परंतु कई बार शल्य चिकित्सा का भी सहारा लेना पड़ता है जी। परंतु जैसे हम बात कर रहे थे, हमारी वो बात अधूरी रह गई कि इसके कारण क्या है जी। 2 तरह के बता रहे थे आप। उसमें मैं सबसे पहले रक्तचाप की बात की थी। तो रक्तचाप जो है एक बहुत ही आसान तरीका है जिसके नियंत्रण से हम अपने पक्षाघात होने की संभावना काफ़ी कम कर सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है
वो दवाई लें जी। और जो दवाई ले रहे हैं वो फिर भी ब्लड प्रेशर चेक करते रहें, क्योंकि ऐसा पाया गया है कि जो लोग दवाई लेते हैं उनमें भी 20% का ब्लड प्रेशर कंट्रोल है, क्योंकि वो दवाई समय पे नहीं लेते या दवाई कम है। और कई बार ऐसा भी होता है कि लोग दवाई शुरू करते हैं, उनका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है, वो सोचते हैं कि हम तो ठीक हो गए, दवाई वो बंद कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो ब्लड प्रेशर की दवाई है वो ज़्यादातर उम्र भर चलती है, वो कभी बंद नहीं होती। तो बिना चिकित्सक के परामर्श से अपनी दवाई बंद ना करें, कम भी ना करें जी। तो और ब्लड प्रेशर की दवाई सब जगह उपलब्ध है और बहुत ही सस्ती है, सरकारी केंद्रों में निःशुल्क है। तो ब्लड प्रेशर का उपचार से हम अपने पक्षाघात की संभावना बहुत कम कर सकते हैं जी। दूसरा आया मधुमेह, डायबिटीज़। ये डायबिटीज़ सभी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की बोल सकते हैं, एक तरह से जननी है जी जी। तो पक्षाघात में का भी बहुत संभावना बढ़ जाती है जिन्हें डायबिटीज़ है। तो जिन्हें शुगर है वो भी समय से उपचार ले, अपनी शुगर नियंत्रण में रखें। तीसरा धूम्रपान हो गया। धूम्रपान जो अब इसके बारे में तो पहले इतना प्रचार हो रहा है, सबको ही पता है कि ये हानिकारक है, तो इस पर मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। पर धूम्रपान हमारे सिर्फ स्ट्रोक ही नहीं, वो तो कितनी बीमारियों को बढ़ाता है, लंग कैंसर है, कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं, तो धूम्रपान ना करें। उसके अलावा फिर व्यायाम की कमी, वजन अधिक होना, मोटापा होना, जो अब जैसे जैसे हमारी खासकर कोरोना काल में देखा गया है कि बच्चे जो हैं अपना काफ़ी वजन बढ़ा चुके हैं और बड़े भी बढ़ा चुके हैं। तो जो वजन है उसका अधिक होना भी एक रिस्क फैक्टर है स्ट्रोक के लिए। तो उचित व्यायाम बहुत आवश्यक है। उचित और कोलेस्ट्रॉल जी, जो कोलेस्ट्रॉल है, जो वसाया जिसे स्नेह कहते हैं, उसकी अधिक मात्रा होना खून में, ये भी एक रिस्क फैक्टर है स्ट्रोक होने के लिए। तो जिससे अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करवाएं, जिनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है वो उसकी दवाई लें और एक्सरसाइज करें ताकि उनका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहे। और उचित आहार जिसमें सब्जियां फल उचित मात्रा में हों, बजाय कि बहुत ज़्यादा जंक फूड जो है वो भी मोटापा भी करता है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ाता है, तो उस प्रकार से हानिकारक है। तो ये कुछ सामान्य से तरीके हैं जिसके द्वारा हम अपनी संभावना पक्षाघात होने की उसे कम कर सकते हैं। जी, कोरोना काल है और ऐसे में अभी तो काफ़ी ढील दे दी है सरकार ने, और यदि जो रोगी है वो घर पर ही है और इतनी ढील नहीं मिल रही है तो वो कैसे संपर्क करे? हॉस्पिटल में जाना ही पड़ेगा उसको, और कोई रास्ता नहीं है? नहीं, स्ट्रोक का टेलीफोन द्वारा इलाज संभव नहीं है। हम सोचे कि कहीं फ़ोन कर लें, वो समय व्यर्थ करने वाली बात है जी। मैं फिर कहना चाहूँगा, स्ट्रोक के कोई भी लक्षण हो घर में समय व्यर्थ ना करें। हम देखते हैं कि मरीज हॉस्पिटल के साथ ही रहता है और वो आया ही नहीं कि जी रात थी जी, हमने सोचा सुबह जाएंगे, और सुबह पहुंचते हैं तब तक 4 घंटे निकल चुके। तो रात के समय भी डॉक्टर अवेलेबल होते हैं, ये सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध है ये सुविधा। और इसीलिए स्ट्रोक जो है, स्ट्रोक इज एन इमरजेंसी, तो स्ट्रोक के लिए हम नहीं रुक सकते। अगर लक्षण है, अगर आप उपचार चाहते हैं तो समय पे आना पड़ेगा। बल्कि हमने तो हॉस्पिटल में भी स्ट्रीमलाइन किया है कि स्ट्रोक के पेशेंट का सिटी स्कैन सबसे पहले हो, स्ट्रोक के पेशेंट को सबसे पहले देखा जाए, क्योंकि कई बार अस्पताल में भी समय निकल सकता है कि पर्ची बनाने में टाइम चला गया, इसमें समय चला गया। बल्कि हम तो पेशेंट से सिटी स्कैन की पेमेंट इत्यादि भी बाद में लेते हैं, पहले सिटी स्कैन करवा लेते हैं ताकि समय नष्ट ना हो। तो आप इस भ्रम में ना पड़ें कि यहाँ पूछें वहाँ पूछें, लगता है आपको लक्षण है फास्ट न्यूमोनिक, इसके हिंदी में अभी हम बताते हैं बचाव नाम से। ब से बाजू, चा से चेहरा, आ से आवाज़ और वा से वक्त। तो बचाव एक सूत्र आप याद रखें। तो और इस सूत्र को किसी को भी इस प्रकार की जरा शंका हो कि इसमें से कुछ भी, मुंह का अचानक से टेढ़ा हो जाना, बोलने या समझने में समस्या आना, हाथ पैर में कमजोरी या सुनपन होना जी, तो ये 3 लक्षण ही अगर जनसाधारण में सबको पता लग जाए और ऐसे लक्षण किसी को भी अचानक से कभी भी हो तो समय व्यर्थ न करें, अपने निकटतम सिटी स्कैन युक्त हर किसी स्वास्थ्य केंद्र में जाने का, और नीम हकीम के पास जाने का भी फायदा नहीं है। आप सिटी स्कैन युक्त में जाएं। और अब आप जैसे मैंने बताया, हमारी एप्लीकेशन है, उससे आप लोकेट भी कर सकते हैं। आजकल तो सभी टैक्स से भी हैं, बिल्कुल सबके पास स्मार्टफोन उपलब्ध है, तो उसके द्वारा जी अपना उपचार समय पर करा। अगर उपचार शुरू कर दिया जाता है डॉक्टर्स के जरिए, तो खान पान किस तरह का होना चाहिए? जो रोगी है कौन सी चीज़ें खाएं, कौन सी चीज़ें खाना छोड़ दें जो जिससे जल्दी रिकवर कर जाएगा पेशेंट? देखिए, जैसे मैंने बताया, इसके कई तरह के रिस्क फैक्टर है। अब जिसे जिनको ब्लड प्रेशर है उन्हें सोडियम का मात्रा, नमक की मात्रा कम करनी पड़ेगी। जिनको मधुमेह है उन्हें कैलोरीज और शुगर की मात्रा कम करनी पड़ेगी। और मतलब कोई एक ऐसी डाइट हम बोलें कि भी ये सभी को खानी नहीं, ये तो इंडिविजुअलाइज होगा। हर मरीज के उसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनके हिसाब से
क्योंकि स्ट्रोक के कारण एक कारण नहीं है, अनेक कारण से कारण है। तो इंडिविजुअलाइज डाइट होगी ऐसी एक। बाकी स्वस्थ डाइट जो स्वस्थ आहार जो आम जनता के लिए वही अदरवाइज स्ट्रोक पेशेंट जी, कहा जाता है साबुत दालें मत खाइए, उससे भी नहीं, ऐसा ये भ्रांतियां हैं। ये एलोपैथी में तो इस प्रकार का कोई साबुत दाल या पतली दाल या इस प्रकार का नहीं है। हमारा चलता है कि भाई फैट की मात्रा कितनी है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, सोडियम कितना है, उससे चलेगा। जी, डॉक्टर सुधीर शर्मा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी पक्षाघात से संबंधित, आपका बेहद शुक्रिया। अब अपने दर्शकों से भी चाहेंगे इजाजत, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।